हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। तो ये पूरा वीडियो आप किसी भी एग्ज़ाम देने जाए, कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो एक खास परिप्रेक्ष्य है जो आपका टीजीटी, पीजीटी या पीसीएस जो है उसमें भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और उसी लेवल का है। तो दोस्तों, इसका 2 भाग आएगा। ये पहला भाग है, इसमें आपको व्याख्या सहित मतलब एक प्रकार से पूरा विस्तृत जानकारी है, तथ्य थोड़ा कम मिलेंगे, लेकिन एक वीडियो लाएंगे जो पूरा ही तथ्य रहेगा उसी पे। तो लेकिन टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, आपको हो सकता है उबाऊ लगे। तो लेकिन अगर आपको जानकारी पूरा चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ पे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसके बारे में पूरा ब्यौरा है, एक एक है। यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट तथ्य है उनको आप नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ आप स्किप कर रोक कर देख सकते हैं और छोड़कर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर ये वीडियो का है। तो पहले है संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय। संयुक्त राष्ट्र संघ का जैसा आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 का इसका गठन किया गया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है एक रूप है, उसी के स्थान पे इसको लाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स आज संयुक्त राष्ट्र के बारे में पूरा डिटेल्स से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का परिचय जान लेते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नियमन के लिए प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्र संघ की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना, पेरिस शांति सम्मेलन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बहुत हद तक इसका श्रेय जो जाता है वह वुडरो विल्सन को जाता है। बहुत हद तक इसके स्थापना का श्रेय, मतलब जो राष्ट्र संघ था उसके स्थापना का श्रेय किसको जाता है? वुडरो विल्सन को जाता है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्थिक विकास, सामाजिक एवं मानव अधिकारों की रक्षा तथा राष्ट्रों में पारस्परिक आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था उसमें महत्वपूर्ण क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम करना, आर्थिक विकास, सामाजिक एवं मानव अधिकारों की रक्षा करना, राष्ट्रों में जो है मतलब 2 देश 3 देश सभी राष्ट्रों में जो पारस्परिक आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक जो है उनमें सहयोग प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य था। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में जो है शांति एवं विकास के उद्देश्य से प्रेरित एक ऐसी संस्था है जो एक लंबे काल के अनुभव का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र संघ आया था, उसी का विकसित रूप हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका मेन मोटो क्या है कि विश्व में शांति और विकास जो है कायम रहे, इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ से। क्योंकि 2 विश्व युद्ध हो चुके थे, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, तो दोनों वैसी स्थिति दोबारा ना हो, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। इन सब तथ्यों को आप नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पूर्व ही निर्मित होने लगी थी। मित्र राष्ट्रों ने, जो मित्र राष्ट्र के नेता थे जिसमें संयुक्त राष्ट्र था वो आपका मुख्य था, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि विश्व की समस्याओं से निपटने एवं भविष्य में विश्व युद्ध की आशंका को टालने के लिए एक ऐसा मंच स्थापित किया जाए जो राष्ट्र संघ से अधिक प्रभावशाली हो। राष्ट्र संघ तो आया था 1920 में, इसको बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ क्या हुआ कि उतना सक्सेस नहीं रहा, असफल कह सकते हैं। इसने युद्ध को नहीं रोक पाया और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इस ऐसी परिस्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, ऐसा करने के लिए दोबारा से क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई जो प्रभावशाली हो, जो राष्ट्र संघ से क्या हो, प्रभावशाली हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित राष्ट्र संघ का स्थान लिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र संघ का स्थान किसने लिया? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना हुई थी? तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी?
ऐसा क्या हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो इसमें मेन दो बातें हैं, विश्व में होने वाले युद्धों को रोकने के लिए तथा बातचीत से विवादों का समाधान निकालने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, क्योंकि ऐसी परिस्थिति न बन जाए दोबारा से कि विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध हो। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, युद्धों को रोकने के लिए और विश्व में शांति कायम रहे, इस उद्देश्य से। आगे है दूसरा कारण है कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता के रूप में भी जहां विश्व के सभी देश अपना साझा स्वास्थ्य चुनौती, पर्यावरण समस्या, आतंकवाद से जूझने के लिए किसी सर्वमान्य हल पर पहुंच सकें। ऐसा मंच तैयार कर दिया जाए कि जहां पे स्वास्थ्य संबंधित जो मतलब कोई भी चुनौती है उसके बारे में बात विमर्श हो सके और उससे क्या हो, उसका निदान पाने का आइडिया निकाला जा सके। इसलिए ऐसा मंच तैयार किया गया। पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्या है उसका निदान किया जाए पूरे विश्व लेवल पे, और आतंकवाद से जो जूझ रहे हैं उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसकी कैसे निंदा की जाए, उसको कैसे रोका जाए। इस परिप्रेक्ष्य में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, कैसे हुआ, ये देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास तो यहाँ पे है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति समझौते के अंतर्गत लीग ऑफ नेशन, जिसे कहते हैं राष्ट्र संघ, का जन्म हुआ। तो 1920 में लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बाद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध न रोक सका। कुछ तो सफल हुआ लेकिन इसने दूसरा विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। ठीक है। लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई, स्थापना हुई। इस बात को आप नोट कर लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को कब स्थापित किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 को। इस डेट को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, जिसके घोषणा पत्र पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। तो कब स्थापित हुआ, 1945 में 24 अक्टूबर को। कितने देशों ने सिग्नेचर किया था घोषणा पत्र में, तो 51 देशों ने सिग्नेचर किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना विकसित करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। आगे है फ्रेंड्स, किसी मित्र ने कमेंट किया था। तो दोस्त कभी कभी क्या होता है, टाइपिंग गलत हो जाती है और हर डेट हमको याद नहीं रहता है, कुछ डेट हम भूल जाते हैं। तो वहाँ पे जब टाइपिंग गलत हो जाता है तो डेट भी गलत हो जाता है। तो आप लोग डेट को जरूर याद करिए। आप लोग पूरा अंधविश्वास के साथ हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं करना है कि पूरे अंधे होकर विश्वास कर ले कि जो हम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, वो ठीक ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, आप लोग का क्यूरी रहेगा, आप लोग पूछेंगे कि क्या ये सही है कि गलत, तो उसको हम चेक कर कर आपको तथ्य उपलब्ध करवा सकते हैं। इतना हम प्रयास कर सकते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि आप लोग को कभी गलत ना दिया जाए, क्योंकि एक गलती से हम जानते हैं आपका कितना नुकसान हो सकता है। तो ये तो हमारा एक बहुत बड़ा त्रुटि है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सॉरी बोलते हैं कि ऐसा हम कर नहीं पा रहे हैं कि एक आध गलतियाँ तो कभी ना कभी वीडियो बनाने में 20 मिनट का 15 मिनट का एक आध गलतियाँ निकल जाती है, लेकिन हर वीडियो में नहीं होता है। लेकिन एक आध वीडियो में क्वेश्चन टाइप करते समय गलती हो जाती है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखते हुए आप कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उसका सही आंसर आप कमेंट में और पूरा विस्तार से लिखकर उसको साझा कर दें कि किसी और फ्रेंड्स को उसका मतलब जो भी है वहाँ पे कमेंट में पढ़ ले और उसको गलती को सुधार सके। ठीक है। तो ये सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया कि जो लोग बता देते हैं कि आपने गलती किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान में 2017 में 17 के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की जो संख्या थी 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को वोट देने का अधिकार है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि उसका जो है महासचिव होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। सुरक्षा परिषद में जो होते हैं 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इनको आप भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा उसमें इस तरह की व्याख्या नहीं रहेंगे, उसमें अधिकांश तथ्य ही रहेगा। पूरा जितना तथ्य है उसी को हम डाल देंगे।
एक एक तथ्य वहाँ से क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं बचेगा, दूसरा भाग जो होगा। तो दूसरे भाग को जरूर देखिएगा अगर आप पहले भाग को देख रहे हैं तो। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव जो हैं पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री अंतोनियो गुटेरेस हैं, जो दूसरी बार भी इनको नामित किया गया है। अभी भी यही हैं इस समय, आज बना रहे हैं जो वीडियो वो 2022 में है। तो आज 2022 का 16 तारीख है, 16 अक्टूबर 2022। तो आज भी जो हैं आपके अंतोनियो गुटेरेस ही हैं महासचिव। तो इसको आप याद रखेंगे और ये सब चीज़ें बदलती रहती है, तो आप न्यूज़पेपर पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। जिन्होंने वान की मून का स्थान ग्रहण किया है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की मूल बातें जो है उसको हम जान लेते हैं, क्या क्या उसमें मुख्य बातें हैं। तो पहला बात है कि हम आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाएंगे। इन्होंने एक प्रण किया है, एक मूलभूत बात है कि हम युद्ध को रोकेंगे, ऐसा इनका दावा है। हम मानव के मूल अधिकारों और मानव की गरिमा को सभी राष्ट्रों में स्थापित करेंगे। जो मानव के मानवतावाद को ये लागू करना चाहते हैं हर राष्ट्र में, चाहे वो कोई राष्ट्र हो, जो 193 देश हैं इसके सदस्य वहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह संस्था प्रतिबद्ध रहेगी। सदस्य राष्ट्र अपने झगड़े का निपटारा शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। संस्था के सदस्य किसी दूसरे सदस्य की स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखंडता को आक्रमण द्वारा किसी भी तरह से नष्ट नहीं करेंगे। ऐसा यह इनका घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र के नियमों की अवहेलना करने वाले राष्ट्र को कोई भी राष्ट्र किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। जो 193 देश हैं उसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करेगा और सबको शांतिपूर्वक ढंग से ही, कोई भी अगर झगड़ा होगा तो उस झगड़े का निपटारा करेगा। अगर ऐसा कोई देश नहीं करता है तो अन्य जो देश हैं उसका सहयोग नहीं करेंगे, मतलब उसका एक प्रकार से बहिष्कार करेंगे। अभी जो देख रहे हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में, वहाँ भी यही हो रहा है। तो रसिया के और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन रसिया का संयुक्त राष्ट्र कहीं ना कहीं एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसका एक प्रकार से बहिष्कार ही किया है। तो ऐसा हो रहा है कि आप कमज़ोर को नहीं सताएंगे, इसका एक मेन मोटो ये भी है। अधिक व्यापक स्वतंत्रता द्वारा अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठाएंगे और समाज को प्रगतिशील बनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी सदस्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक जो मामलों हैं उनकी संप्रभुता को किसी प्रकार से, उनकी संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, ऐसा इनके घोषणा पत्र में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, शांति भंग करने वाली शक्तियों को दबाना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाना इनका मेन उद्देश्य है। समानता और स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, इनमें क्या है, इसका मेन उद्देश्य मोटो जो है एक ये भी है कि समानता और स्वतंत्रता के स्थान पे जो है साथ साथ राष्ट्रों में जो है मैत्रीपूर्ण सहसंबंध स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव कल्याण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसा केंद्र बनाना जहां उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों के अलग अलग कार्यों का समन्वय स्थापित किया जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप वीडियो को रोक लीजिए और एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है ये जान लीजिए। इसके सभी सदस्य सार्वभौमिक और समान हैं। छोटे या बड़े राज्यों का दर्जा समान माना गया है। उन्हें बराबर संख्या में प्रतिनिधि भेजने और वोट देने का अधिकार एक समान रूप से प्रदान किया गया है। इसके सभी सदस्य चार्टर में उल्लिखित उत्तरदायित्व के अनुसार क्या करेंगे, आचरण करेंगे। सदस्य राष्ट्र आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए वचनबद्ध हैं। जो भी सदस्य राष्ट्र हैं वो अपने विवाद को मतलब बातचीत से सुलझाएंगे। इसका कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी व्यवस्था करेगा
कि जो देश के सदस्य नहीं वे भी चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार आचरण कर सकें। तो शांति और सुरक्षा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी व्यवस्था करेगा जो देश सदस्य नहीं है वे भी जो चार्टर है, इनका जो सिद्धांत है, घोषणा पत्र है, उसके अनुसार आचरण करेंगे, ऐसा ये नियम बनाएगा। ऐसा इसका मानना है कि 193 के बाद भी कोई देश दूसरे देश पे आक्रमण ना कर सके जो उसका सदस्य भी नहीं है, तो इसका भी ये निपटारा करने का प्रयास करेगा, ऐसा कहा गया है। घोषणा कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले राष्ट्र की सहायता नहीं करेगा और संघ की कार्रवाई में प्रत्येक प्रकार के सहयोग देगा। मतलब सभी लोग एक अगर कमज़ोर है तो उसका साथ देंगे और जो अधिक बलशाली है, जो मतलब गलत काम कर रहा है, उसका सहयोग कोई भी नहीं करेगा। ऐसा इसमें कहा गया है कि सभी संघ का ही साथ देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का। आगे है, संप्रभुता के लिए जब तक आवश्यक नहीं हो संयुक्त राष्ट्र संघ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, रक्षा संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे ही अगर संप्रभुता का किसी की बात है तो उस स्थिति में भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य किसी दूसरे सदस्य की संप्रभुता पे आँच नहीं आने देगा, उसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा इस मतलब कहा गया है। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक दोस्त ने पूछा था कि क्या किसका अंग है, ये जान लीजिए। जो मुख्य रूप से अंग है संयुक्त राष्ट्र के वो 6 हैं, तो 6 हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग जो है चार्टर के अध्याय 3 में अनुच्छेद 7 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों की व्यवस्था की गई है। तो किस अध्याय में? 3 अध्याय में, चार्टर के 3 अध्याय में। किस अनुच्छेद में? 7 अनुच्छेद में। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 6 अंग बताए गए हैं, वो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? एक है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, तीसरा है न्यास परिषद। तो फ्रेंड्स, न्याय परिषद है वो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, 6 में से एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है। तो इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका जो क्यूरी था वो समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाएं, एजेंसियां और मुख्यालय। कभी कभी अभिकरण कर आता है, तो जो अभिकरण में आता है यही सब हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आपको इनका जो संगठन है उनके बारे में दिया गया है और उसका मुख्यालय कहाँ है ये दिया गया है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में है, ठीक है, WHO, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। फिर इसके बाद FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, जिसको कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। इनको आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, या हो सकता है आपके पास इसका डाटा हो। आगे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जेनेवा में है, इसको भी नोट करिए। इसके बाद है यूनेस्को। तो यूनेस्को का पूरा फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इंग्लिश में इसको कहेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप नोट कर लेंगे। यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। इसके बाद है ICSID, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, तो इसको भी नोट कर लेंगे। ICSID का क्या है? विनियोग संबंधित विवादों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसको कहते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो इसको आप नोट करिएगा। सब दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिए। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, जिसको IDA बोला जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको बोला जाता है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है? IFC का वाशिंगटन DC में है। अगला है फिर इसके बाद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, जो वर्ल्ड बैंक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है IMF का, इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है।
विश्व डाकघर, इसका मुख्यालय नहीं मिल पाया था तो आप बाद में इसको बता देंगे कभी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो विश्व डाकघर का जो मुख्यालय है उसको आप खुद बताइएगा कमेंट में, सर्च कर गूगल से या कहीं से। मुख्यालय जेनेवा है, ठीक है। इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इंटरनेशनल टेलीकॉम कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ की मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ जिसको कहते हैं UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर द रिफ्यूजी, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इन सबको नोट कर लीजिएगा, एक बार में नहीं याद होगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान संघ जो है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, इसको भी याद रखिएगा। और आखिरी है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ, इसका मुख्यालय भी वियना में। दो हैं, दोनों का मुख्यालय वियना में है। आगे चलते हैं। प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार, क्या ढांचों में सुधार करना है या क्या किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है और उनको परिषद की सदस्यता अस्थायी तौर पर दी गई है, जबकि अस्थायी सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष में बदला जाता है। तो जो प्रत्येक वर्ष जो 10 सदस्य हैं उनको 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष के बाद किसी और देश को उसका सदस्य अस्थायी तौर पे वो कर दिया जाता है। लेकिन वीटो का अधिकार किसको है? जो 5 सदस्य अस्थायी हैं उन्हीं को है। वीटो का अधिकार अस्थायी सदस्यों को नहीं है। इसका अर्थ है कि परिषद में बहुमत के फैसले को कोई भी वीटो प्राप्त देश रोक सकता है। दूसरे निषेधाधिकार को समाप्त करने से हो सकता है। दूसरे निषेधाधिकार को समाप्त करने से हो सकता है कि विश्व के शक्तिशाली देशों की रुचि संयुक्त राष्ट्र संघ में समाप्त हो जाए और वे इससे बाहर जाकर अपनी रुचि के अनुसार काम करें। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रभावी हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकरण। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या न्यायाधिकरण है इसको हम जान लेते हैं। तो सितंबर 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए फैसले हैं। कुछ फैसले हैं जैसे शांति संस्थापक आयोग का गठन करना। दूसरा है यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों पर अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसके उत्तरदायित्व है की स्वीकृति ले, ठीक है। अगर कोई देश अपने देश में अत्याचार हो रहा है तो उसको बचाने में, अगर नागरिकों पे अत्याचार हो रहा है और उसको नहीं बचा रहा है तो जो विश्व के बिरादरी है, विश्व के देश है, वो इसका उत्तरदायित्व निभाए, ऐसा इसका कथन है। आगे देखते हैं। मानवाधिकार परिषद की स्थापना, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की सहमति, सभी प्रकार के आतंक की निंदा करना इसके जो है न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। एक लोकतंत्र कोष का गठन, ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति आदि जो है इसके न्यायिक क्षेत्र में आता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या भूमिका रही है इसको आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रारंभिक सदस्यों में एक था। 1945 में भारत यद्यपि स्वतंत्र नहीं था, पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन के उपनिवेश होने के कारण उसने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था। 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश के पंजे से मुक्ति होने के बाद उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वतंत्र सदस्य राष्ट्र के रूप में प्रवेश किया। गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्व सह-अस्तित्व भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत रहे हैं, जिनके जरिए हम विश्व में शांति और सुरक्षा लाना चाहते हैं। आगे देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रंग भेद, जाति भेद, नस्ल भेद, आर्थिक शोषण, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का आरंभ से ही प्रबल विरोध किया है। इस लक्ष्य से सफलता पाने के लिए उसने संयुक्त राष्ट्र संघ में सदैव आवाज़ उठाई है। मतलब भारत ने इन सब पे सदैव ही अपने आवाज़ को बुलंद रखा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति यह घोषणा की कि वह विश्व में शांति एवं सुरक्षा लाने के लिए उसके सभी प्रयत्नों में निसंकोच होकर भरपूर सहयोग देगा। ऐसा भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा। भारत उसकी उन सभी गतिविधियों में भाग लेगा जिनसे उसके भौगोलिक स्थिति, आबादी और शांतिपूर्वक उन्नति में सहयोग मिल सके। ऐसा भारत का बात है, भारत ने कहा है। भारत ने आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ में एफ्रो एशियाई और लैटिन अमेरिका महाद्वीपीय देशों में विद्यमान उपनिवेशवाद की कड़ी आलोचना की और इसे मानव गरिमा के अपमान की संज्ञा दी कि इससे मानव की जो गरिमा है वो अपमानित होती है। ऐसा भारत ने आवाज़ उठाया। आगे देखते हैं। उसने कहा कि उपनिवेशवाद विश्व शांति और प्रगति में क्या है, बाधक नहीं अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन है। उसने कहा कि ये बाधक ही नहीं बल्कि ये चार्टर है उसका उल्लंघन है। ऐसा भारत ने कहा। औपनिवेशिक दास्ता से मुक्ति दिलाने के विषय में भारत ने अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक प्रस्ताव रखा। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1961 के इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की जांच के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया। भारत इस समिति का एक सदस्य होने के नाते सदैव सक्रिय भाग लिया। उपनिवेशवाद के कारण उत्पन्न जाति भेद, रंग भेद, नस्लवाद का भारत विरोध करता आया है। अभी तक भारत विरोध ही कर रहा है दोस्तों, कभी सपोर्ट नहीं करता, खुलकर विरोध करता है, निंदा करता है। 1946 में महासभा के पहले अधिवेशन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के निवासियों के प्रति जाति भेदभाव को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के विरुद्ध घोषित कर दिया। भारत सरकार ने इससे संबंधित सभी प्रस्तावों के पूर्ण रूपेण क्रियान्वित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी सरकार के साथ कूटनीति, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध तोड़ दिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण की हर एक प्रयास को भरपूर समर्थन दिया है। भारत का यह मत है कि शस्त्रीकरण पर व्यय की जाने वाली अपार धन राशि मानवता के कल्याण में लगाई जाए। आगे है 1958 में महासभा के 13वें अधिवेशन में निशस्त्रीकरण मतलब कि जो शस्त्रीकरण है, हथियार जो ज़्यादा खरीदा जाता है जैसे परमाणु हथियार हो गए, मिसाइलें हो गई, उसके बारे में बोला जा रहा है कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए। शास्त्र को मतलब जो अस्त्र शस्त्र है उनको कम से कम रखना चाहिए, न के बराबर। के बारे में भारत ने 2 प्रस्ताव रखे। पहला, समझौता होने के अवधि पर परमाणु आयुधों की परीक्षण तुरंत बंद कर दिए जाएं। दूसरा उसने रखा, आकस्मिक आक्रमण बंद करने की संभावना के प्रश्न पर विचार किया जाए। यह भी कहा गया कि निशस्त्रीकरण छोटे एवं बड़े दोनों प्रकार के राष्ट्रों पर समान रूप से लागू हो। मतलब कोई ये नहीं है कि अमेरिका करता रहे परमाणु परीक्षण और भारत न करे या छोटे जो देश है वो न करे। बंद हो तो सभी लोग बंद करेंगे, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा। संयुक्त राष्ट्र की विफलता के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र अनेक सफलताओं के बाद अनेक क्षेत्रों में विफल भी रहा है। इसकी विफलताओं को इसकी आंशिक सफलताओं भी मानी जा सकती है। इसकी जो विफलताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। वह अनेक स्थानों पर युद्ध को रोकने में सफल रहा है किंतु समस्याओं का अस्थायी हल ढूंढ पाने में विफल रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है उस पर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ शस्त्रीकरण की होड़ को रोकने में अभी असफल रहा है। बहुत से लोग अभी भी परमाणु मिसाइल या परीक्षण करते आ रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, तो इसको अभी नहीं रोक पाया है, यहाँ पे भी विफल रहा है। आगे है, विश्व के गरीब एवं अमीर देशों के बीच जो विवादास्पद मुद्दे के विषय में उसने अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की है। जैसे समुद्री संपदा पर उचित दोहन, जो समुद्र की संपदा है उसका उचित दोहन नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है।
जैसे कि चीन हमेशा बार बार कुछ ना कुछ भारत के क्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। इस नई विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे कुछ मामलों में अभी असफल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो दोस्तों ये पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ पे ही था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये पूरा वीडियो आप देख लिए होंगे तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक जो खाका है दिमाग में वो बन चुका होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में किस लिए बनाया गया था, क्या इसका मोटो था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि तथ्य से ज़्यादा इस समय जो इसके सिद्धांत हैं उस पर बात किया जाता है, तो लेवल कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग को अगला पार्ट चाहिए ज़रूर कमेंट कर कर बताइए। उसमें सिर्फ तथ्य रहेंगे जो आपको आने वाले किसी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।